हाय एंड वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। दिस इज फहद हुसैन। हमने प्रीवियस दो वीडियो सेशन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है, उसके बिल्कुल इनिशिएटिव लेवल को समझा कि एक्चुअली उसमें क्या वर्किंग हो रही होती है और किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये हमारा लास्ट सेशन है थ्योरेटिकली, जहां पर हम उसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमने देखा था कि एक्चुअली जब हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के जरिए से ट्रेनिंग स्टेज पर होते हैं और ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो हमें दो तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि एक एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट था और एक वैनिशिंग ग्रेडियंट था। तो हमने लास्ट वीडियो तक देखा कि हमारे पास तीन तरीके एक्सप्लोडिंग को रिजॉल्व करने के लिए थे और वैनिशिंग को रिजॉल्व करने के लिए थे। इस सेशन के अंदर हम एलएसटीएम यानी वैनिशिंग ग्रेडियंट के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और एलएसटीएम उनमें से एक है, तो हम एलएसटीएम को समझेंगे और साथ ही साथ जीआरयू को भी समझेंगे, जो कि एलएसटीएम का ही एक रिलेटेड या आप मॉडर्न सिस्टम कह सकते हैं। एलएसटीएम के आर्किटेक्चर को मॉडर्नाइज करके रिप्रेजेंट किया गया है। इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिकैप करते हैं जो हम प्रीवियसली सेशन तक कर चुके हैं कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है और उसका बेसिक आर्किटेक्चर, उसकी वर्किंग क्या है। देन हम एलएसटीएम की तरफ मूव करेंगे। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अपकमिंग डेज के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे डीप लर्निंग एल्गोरिथम या मॉडल से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क था उसके अंदर हमने तमाम चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से वो अपने लूपिंग स्ट्रक्चर को अनफोल्ड कर रहा होता है और अनफोल्ड होने के बाद वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। और रिप्रेजेंट होने के बाद फिर हमने देखा था कि जब हम अपने ट्रेनिंग स्टेज के अंदर जब हम अपने वेट को अपडेट कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे हमारा ग्रेडियंट मूव होकर आगे की तरफ जा रहा होता है तो हम इस टाइम सीरीज के रिस्पेक्ट से, यानी जो सीक्वेंसेस हैं हमारे, वो ग्रेडियंट की वैल्यू को क्या करने लगते हैं, लेस करने लगते हैं। और जब हमारा ग्रेडियंट बिल्कुल लेस होने लग जाता है तो अपडेट के दौरान, यानी जो हम वेट को अपडेट कर रहे थे उस पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ग्रेडियंट है वो वैनिश होने लग रहा है। इसी प्रॉब्लम को वैनिशिंग ग्रेडियंट कहा जाता है। तो फिर हमने उसके बाद ये देखा था कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई तरीके से लिखें तो अगर हमारे पास जो डब्ल्यू है, जिसको हम डब्ल्यू रैक से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द मैथ्स, तो डब्ल्यू रैक की वैल्यू अगर स्मॉल है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर अगर हमारी वैल्यू 1 से लेस आ रही है तो वैनिशिंग प्रॉब्लम है, और इसी तरह डब्ल्यू रैक की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है अगर, तो मैं कह सकता हूं कि एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम यहां पर मौजूद है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे एप्रोप्रिएट मैनर ये हो सकता है कि अगर हमारे पास जो डब्ल्यू रैक है इसकी वैल्यू ना तो लेस देन हो और ना ही ग्रेटर हो, बल्कि वो स्पेसिफिक 1 के बराबर आ जाए, तो हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। और एक्चुअली यही एसेंस है एलएसटीएम का, जो हमें इस डब्ल्यू रैक की वैल्यू को 1 के अराउंड लाकर देता है, 1 के इक्वल लाकर देता है, जिसके जरिए से हम देखते हैं कि जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम था वो हमारा रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली एलएसटीएम क्या है, ठीक है, और इसमें किस तरह के सोल्यूशन दिखाए गए हैं या बताए गए हैं जिसके जरिए से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। तो एलएसटीएम स्टैंड फॉर लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क, which was first introduced in 1997 by Sepp Hochreiter and his supervisor for the PhD thesis. LSTM is a special kind of the RNN, as we know, capable of learning long-term dependencies, remembering information for long period of time, and it is default behavior. Long short term memory LSTM, which mean network, is the most popular solution to the vanishing gradient problem, जो कि मैंने previous slide पे भी बताया कि ये हमारे vanishing gradient का सबसे appropriate और ज़्यादा पॉपुलर सोल्यूशन मैनर है और सबसे ज़्यादा इस पे काम भी हो रहा है। एट लास्ट हम रिसर्च पेपर की तरफ भी जाएंगे और उसके हवाले से मैं बताऊंगा कि हम मज़ीद इसमें बेहतर तरीके से और कैसे सीख सकते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या इसका आर्किटेक्चर है और इसमें कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर मैं रिकैप के हवाले से बात करूं तो हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर देखा था कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है सिंपल या कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मैंने बताया था कि हमारा सबसे पहले जो नेटवर्क है वो फोल्ड मैनर पे आ जाता है। ये हमारा इनपुट एरिया होता है, ये आउटपुट होता है, और जबकि ये हमारा हिडन स्टेट होता है, जो कि इस लूपिंग, ये जो कर्व है ये लूपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मल्टीपल्स न्यूरॉन्स को एक जगह यकजा करके रखे हुए हैं। अनफोल्ड करने के बाद हमें ये इस तरह से दिख रहा होता है और ये एक फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर मैं इसी अनफोल्ड मैनर के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करूं इंटरनली वर्किंग के रिस्पेक्ट से, तो वो कुछ इस तरह से होता है जो कि यहां पर दिखाया जा रहा है। ये ए या फिर ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे प्रीवियस नोड को, जो कि दिस वन है और दिस वन है, जबकि ये जो नोड है इसको यहां पर विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल वर्किंग दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली जो ए हमारे पास यहां था या फिर यहां था, इसके अंदर भी ऑल्दो यही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इमेज के अंदर इस चीज को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये डिफरेंट लेयर्स के साथ जो अनफोल्ड मैनर पे मौजूद है उसके साथ अटैच्ड हुआ है। इसी चीज को हमने मजीद यहां पर रिप्रेजेंट किया और आप देख रहे हैं
कि सबसे पहले हमारे पास प्रीवियस स्टेट है, ठीक है, ये कोई भी प्रीवियस स्टेट हो सकती है, क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे तमाम चीज़ों को। इस प्रीवियस स्टेट के जरिए से जो भी हमारे पास आउटपुट था प्रीवियस स्टेट का, वो यहाँ पर आके नए आने वाले इनपुट से क्या होता है, कॉन्कैटिनेट होता है, और कॉन्कैटिनेट होने के बाद हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है टेंजेंट एंड और टेंजेंट एच, जिसके अंदर आपको याद होगा कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह से होती है ग्राफ पे, और वो इस बात को शो कर रहा होता है कि हमारी वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होती है। और यही वजह है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि जो tan h है हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर tan h एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो ये वैल्यू को एडजस्ट करता है -1 से +1 के दरमियान, और उसके बाद जो नया आने वाला आउटपुट है वो ht के साथ रिप्रेजेंट होकर अपने आने वाले नेक्स्ट नोड से ज्वाइन हो रहा होता है। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ इमेज के रिस्पेक्ट से तो यहां पर क्लियर हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये काम किस तरह से हो रहा है और ये किस तरह से होता है, इस चीज को समझने के लिए हम इस स्लाइड पर बड़े बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस सेशन पर एक स्टेटमेंट लिखकर दिखाई थी कि जो हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है वो प्रीवियस स्टेट के मेमोरी के बेस पर, यानी जो प्रीवियस प्रोडक्शन होती है उस पर बेस करता है, और यही उसका एसेंस है, यही डिफरेंस भी है एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क से और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में। तो हमने सबसे पहले क्या करने की जरूरत होती है, जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं हमारे स्टेट पे, उस पर हम क्या करते हैं, अपने इनपुट डेटा को एज अ वैक्टर फॉर्म करते हैं, जैसे कि इमेज पे भी दिखाया जा रहा है। तो हमने अपने वर्ड्स को वेक्टर के फॉर्म पर दिया, और हर वेक्टर एज अ इनपुट अपने प्रीवियस नोड के साथ अटैच्ड होता रहता है और ऑनवर्ड आगे की तरफ जाता रहता है। तो ये प्रीवियस स्टेट के जितने भी आउटपुट होते हैं, इसके बिहाफ पर हम अपकमिंग जो प्रोडक्शन होती है उसको प्रेडिक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जैसे स्टेटमेंट पे भी दिखाया जा रहा है कि दिस इज अ कैट एंड डैश इज अ गुड पैट एनिमल, तो डैश की जगह कैट आना चाहिए। तो ये अपने प्रेडिक्शन प्रीवियस वाले स्टेट के बिहाफ पर ही क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। लेकिन आपको याद होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग पे भी जिक्र किया है, कि ये फ्लो इस तरह से तो सही चल रही होती है, लेकिन जैसे ही इस प्रीवियस की बारी बैक प्रोपेगेशन पर आती है तो वहां पर हमारे पास वैनिशिंग ग्रेडियंट आ जाता है, और उसी के सोल्यूशन के लिए हम एलएसटीएम को कंसीडर कर रहे हैं। एलएसटीएम पे जाने के लिए मैं मजीद इनहेंस करना चाहूंगा इसके एक एक स्टेप्स को, यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है, और ये बिहाफ ऑफ अपने प्रीवियस स्टेट किस तरह से अपकमिंग जो नोड्स हैं उससे जाकर ज्वाइन हो रहा होता है। तो इस तरह से इस इमेज पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो tan h एक यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि -1 +1 के दरमियान मैंने बताया। न्यू हिडन स्टेट ht को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो न्यू आने वाला है। प्रीवियस हिडन स्टेट जो कि हमारा ये पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीवियस वाले को, और ये इनपुट है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम ht से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब ये दोनों कॉन्कैटिनेट होकर इस एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरते हैं तो एक न्यू स्टेट आता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ht। तो ये ht है जिसको हम न्यू हिडन स्टेट कह रहे हैं। ये न्यू हिडन स्टेट आने वाले दूसरे वाले नोड के लिए प्रीवियस स्टेट बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रीवियस स्टेट किस तरह से बनेगा, बिल्कुल इस तरह से बनेगा कि tan h से गुजरने के बाद प्रीवियस वाला स्टेट जो है जो कि न्यू था, लेकिन अपकमिंग नोड के लिए वो क्या बन गया, प्रीवियस बन गया। इसी तरह से ये फ्लो उसका चलता रहता है और ये मेमोरी स्टेट पर ज्वाइन होती रहती है। लेकिन इसके सोल्यूशन की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमें जाकर पता चलती है, ये बात पता चलती है कि एक्चुअली जो हमारे पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर था उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी, जो कि एलएसटीएम के अंदर इस कॉन्सेप्ट को ऐड करवाया गया। तो इस इमेज के अंदर या फिर इस स्लाइड के अंदर बताया जा रहा है कि हमारे पास एलएसटीएम और GRU ये दो सोल्यूशन हैं जो कि वैनिशिंग ग्रेडियंट को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले हम अपनी इमेज देखते हैं, ये बिल्कुल वही इमेज है जो कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की थी, और इसको रिजॉल्व करने के लिए जो चीज सबसे पहले आई वो हमारे पास है एलएसटीएम। आगे जाएंगे तो हम GRU को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलएसटीएम क्या है। एलएसटीएम के अंदर बेसिक आर्किटेक्चर को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे, यानी कि स्टेप को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन क्या है। जो रेड कलर यहाँ पर मौजूद है ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन को यूज कर रहा है, जिसमें आपको पता होगी कि आपकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है, जबकि जो tan h है इसमें हमारे पास वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होती है। जो रेड कलर है वो सिग्मॉइड को, जबकि ये जो ब्लू है वो tan h को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम डीपली देखते हैं इस चीज को। देखो एलएसटीएम के अंदर हमारे पास जो गेट्स है, ठीक है, गेट्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फ्लो को रोकने के लिए, जिस तरह से जो घरों में हमारे दरवाजे हैं वो उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सबसे पहले हमें एलएसटीएम में ये समझना है कि हमारे पास कितने गेट्स हैं। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है फॉरगेट गेट को। फिर उसके बाद हमारा ये सेकंड गेट है जो कि इस सिग्मॉइड के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, इसको हम कहते हैं इनपुट गेट, जबकि ये वो एरिया है जो हमारे आउटपुट गेट को रिप्रेजेंट करता है और फाइनली आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। अब इसके अंदर जो फ्लो है
वाज़ेह है ये जिस तरह से ये एरो मौजूद है, ये एरो मौजूद है, ये सिंपल फ्लो को जाहिर कर रहा है। और वाज़ेह है जो भी हमारा इनपुट है वो इन टर्म ऑफ एक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है बल्कि वेक्टर की फॉर्म पे। और वेक्टर हमारा किस चीज़ को की तरह है, बिल्कुल इस तरह से जिस इमेज पे दिखाया जा रहा है कि इस इमेज के अंदर 3 नंबर्स हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ये आपके इनपुट पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हमें ये समझना है कि ये जो हमारा गेट है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एक वॉल्व को। वॉल्व से मुराद क्या है कि आप वॉल्व ये समझ लो जिस तरह से एक पानी के फ्लो को रोकने के लिए या किसी भी तरह के जो सोल्यूशन होते हैं फ्लूइड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या फ्लो को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक वॉल्व होता है। उस वॉल्व की रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं हो सकती है कि जो कि टी शेप को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये फ्लो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है और इसी तरह यहाँ पर भी जा सकता है और यहाँ से वापस भी आ सकता है। तो ये एक गेट की तरह है जिसको हम वॉल्व कह रहे होते हैं। तो ये जो वॉल्व है यहां पर हम इसे कहते हैं फॉरगेट गेट या फिर फॉरगेट वॉल्व, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा गेट है हमारे पास वो यहां पर मौजूद है, ठीक है। मैं इस इमेज पे बता देता हूं ताकि बात हमें समझना आसानी हो। सबसे पहले ये हमारे पास फॉरगेट वॉल्व था, उसके बाद ये हमारा सेकंड है, इसको हम मेमोरी गेट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं MEMG, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और गेट वॉल्व है जिसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउटपुट गेट के साथ, यहां पर मौजूद है और इसे हम कहते हैं आउटपुट गेट, ठीक है, आउटपुट गेट। ओके, तो जैसे मैंने गेट की रिप्रेजेंटेशन दी कि जब इन फ्यूचर कोई भी इनपुट, ठीक है, और प्रीवियस स्टेट से जो भी चीजें आ रही होंगी हमारे पास विच मीन HT, वो इन दोनों से कॉन्कैटिनेट होने के बाद यहां से गुजरेगा और उसके बाद ये जो पार्ट है हमारा, ये पूरी जो लाइन स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो लाइन जा रही है, इसको हम सेल स्टेट कहते हैं। सेल स्टेट से मुराद ये मेमोरी स्टेट जो कि हमारे प्रीवियस स्टेट को क्या कर रही है, मेमोराइज कर रही है। और दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द LSTM। ये हमारे फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है और जो बैक प्रोपेगेशन का प्रॉब्लम था हमारे पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर, उस चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर मेमोरी स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और यही वो उसका एसेंस है LSTM का, जिसके जरिए से बैक प्रोपेगेशन यानी वैनिशिंग ग्रेडियंट के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है। तो हमने इनपुट स्टेट दे दिया और यहां पर जो स्टेट आएगी हमारे पास, इसको हम CT से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम मेमोरी भी कह रहे होते हैं, ठीक है। मेमोरी सेल कहला रहा होता है या वॉल्व कहला रहा होता है, जिसमें फ्लो को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है कि एक्चुअली जो प्रीवियस स्टेट की मेमोरी थी, जो उसमें डेटा मौजूद था, क्या अकॉर्डिंग टू द न्यू इनपुट उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है, यानी वॉल्व को अलाउ करना है कि ये वो न्यू इनपुट को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करने के बाद फर्दर ये जो हमारा फर्स्ट सिग्मॉइड था इसमें वही वैल्यू गई, यानी फर्स्ट वैल्यू यहां से आई, दूसरी ये आई, ये दोनों कॉन्कैटिनेट होकर यहां से गुजरे, फिर इसी तरह ये कॉन्कैटिनेट होने के बाद यहां गए और इसी तरह ये कॉन्कैटिनेट होने के बाद यहां और यहां। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन वो उसको अलाउ करेगा न्यू इनपुट पर कि इस वैल्यू को फ्लो पर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से ये जो गेट है ये कॉन्कैटिनेशन का है, यानी दो चीजों को ज्वाइन कर रहा होता है, यही वजह है कि इसको प्लस से रिप्रेजेंट किया गया है। प्लस होगी न्यू स्टेट के साथ जो न्यू इनपुट है प्रीवियस मेमोरी स्टेट पे और ये आगे फ्लो करेगा। CT कैंडिडेट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एट लास्ट हमारे पास एक न्यू CT+1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो प्रीवियस हमारे पास मेमोरी थी उसमें जो चेंजेस आई वो T+1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो हमारे पास HT पहले थी, अगर उसमें न्यू चेंजेस हुई हैं तो वो HT+1 के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। तो ये हमारे पास LSTM का इंटरनल आर्किटेक्चर था कि किस तरह से उसके अंदर सेल स्टेट को ऐड करवाया गया है। सेल स्टेट मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरगेट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक वॉल्व की तरह, जो कि हमारे न्यू इनपुट स्टेट को अलाउ करेगा कि वो मेमोरी सेल के अंदर ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता है। इनपुट गेट न्यू वैल्यू के साथ कॉन्कैटिनेट होकर आगे जाएगा और आउटपुट हमारे पास फाइनली एक न्यू स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमारे न्यू आने वाले नए जो हमारे पास हिडन स्टेट है उसके साथ जाकर ज्वाइन होगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्रीवियसली हमने देखा था कि जो हमारे पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है उसके डिफरेंट आर्किटेक्चर एक दूसरे के साथ कॉन्कैटिनेट होकर रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं अपने न्यू आने वाले आउटपुट के लिए। इस चीज को यानी मेमोरी स्टेट को अगर मैं समझाऊं तो सबसे बेसिक एग्जांपल हमारे पास बिल्कुल वही हो सकती है जो हमने गूगल ट्रांसलेट के जरिए से देखा था। तो मैं वहीं पे लेकर चलता हूं आपको और वहां पर देखते हैं कि अगर हम अपने आउटपुट को यानी सब्जेक्टिव केस को चेंज करते हैं तो किस तरह से मेमोरी स्टेट के अंदर चेंजेस हो सकती हैं या फिर नहीं। लेट्स सी। ओके नाउ, तो इस वक्त मैं गूगल ट्रांसलेट पर मौजूद हूं और आपने वही सिमिलर बिल्कुल सेंटेंस लिखा जो हम प्रीवियस सेशन पर भी लिखकर मैं आपको बता चुका हूं कि अली इज अ मैन हु लाइक्स टू लिव इन अ लंदन। अली वो मर्द है जो लंदन में रहना पसंद करता है। उर्दू में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि जब हम जेंडर और सब्जेक्टिव केस को चेंज कर रहे थे यानी अली और मैन को, तो उसके बाद हमने देखा था कि यहां पर वो चेंजेस आ रही थी, विच मीन अगर यहां पर अली मौजूद है, ठीक है, अली की जगह मैं आसिफ करता हूं,
ठीक है, और बाकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे सब्जेक्टिव की वजह से कोई चेंजेस नहीं आई। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जब आप अपने इस मेमोरी स्टेट पर मौजूद थे, ठीक है ना, और आपने कोई सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज किया, ठीक है ना, और जहां पर मजीद चेंजेस की जरूरत थी जिसके जरिए से आपको आपका ये हिडन वॉल्व, सॉरी अबाउट दैट, फॉरगेट वॉल्व अलाउ करेगा, तो इस वक्त जो चेंजेस यहां पर आई, ठीक है, इसने इसको अलाउ नहीं किया, ठीक है, और अलाउ ना करने की वजह से जो CT की वैल्यू थी वही CT+1 की वैल्यू रही। लेकिन जैसे ही मैं अपने इनपुट स्टेट के सब्जेक्टिव प्लस मैन और वुमेन को चेंज करता हूं, तो आप देखेंगे कि जो फॉरगेट गेट है वो अलाउ करेगा अपने न्यू इनपुट को। तो न्यू इनपुट को जब अलाउ करेगा तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट की वजह से जो ऑब्जेक्टिव केस है वो चेंज होता हुआ हमें दिखेगा। लेट्स सी। तो मैं वापस यहां पर आता हूं और मैंने लिखा रानी इज अ वुमेन एंड हु लाइक्स टू लिव इन लंडन, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं जो करते या करता लिखा था वो करती में चेंज हो गया। दैट इज अ वेरी इनिशिएटिव और बेसिक एग्जांपल है जो मैं समझता हूं कि इनिशिएटिव लेवल पर समझना बहुत आसान है हमारे लिए कि किस तरह से मेमोरी स्टेट अपने बिहेवियर को चेंज करती है और वॉल्व ओपन होता है न्यू स्टेट को गेट करने के लिए, और उसके बेस पर चेंजेस आती हैं और हमें नेक्स्ट स्टेट पर उसकी प्रोडक्शन नजर आ रही होती है। होपफुली बात आपको क्लियर होगी। कोई भी सवाल हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन में पूछो, कोशिश करूंगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूं। आगे चलेंगे और वो तमाम स्टेप्स जो कि यहां पर मैंने आपको एक एक करके दिखाए हैं, वही स्टेप्स यहां पर बताए गए हैं कि एक्चुअली LSTM एज अ सोल्यूशन किस तरह से वर्क करता है। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताए गए हैं कि सबसे पहले हमने प्रीवियस हिडन स्टेट और करंट इनपुट गेट को कॉन्केटिनेट किया, फिर उसके बाद जो कंबाइंड गेट्स थे फॉरगेट लेयर के साथ, उसको हमने, जो नॉन रेलिवेंट डेटा था वो रिमूव हो गया। जाहिर सी बात है जब हमारे पास वो सिग्मॉइड या 10H से गुजरेगा तो जो भी वैल्यू रेलिवेंट नहीं होगी वो उसको पास करने नहीं देगा। उसके बाद मेमोरी सेल के अंदर हमारे पास कैंडिडेट लेयर था, उसको हमने क्रिएट किया यूजिंग कंबाइन द कैंडिडेट होल्ड पॉसिबल वैल्यूज टू ऐड टू द सेल स्टेट। जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो सेल स्टेट में ऐड होंगी। कंबाइन ऑल्सो गेट टू फीड इनटू अ इनपुट लेयर। दिस लेयर डिसाइड व्हाट डेटा फ्रॉम द कैंडिडेट शुड बी एडेड टू द न्यू सेल स्टेट आफ्टर कंप्यूटिंग द फॉरगेट लेयर, जो हम कर चुके थे। कैंडिडेट लेयर एंड द इनपुट लेयर द सेल स्टेट इज कैलकुलेटेड वैल्यू दोज वेक्टर एंड द प्रीवियस सेल स्टेट। जो भी हमारे पास जितने लेयर्स थे, यहाँ पे कैंडिडेट लेयर जो है वो मेमोरी सेल के लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तमाम चीजें जब कैलकुलेट हो गई तो हमने देखा कि जो कैलकुलेट होंगी वो किसके जरिए से होंगी, जो वेक्टर हमने इस्तेमाल किया था प्रीवियस स्टेट में उसके जरिए से, और उसके बाद हम अपने आउटपुट को कंप्यूट करेंगे। जो पॉइंट वाइज मल्टीप्लाइंग है, पॉइंट वाइज से मुराद ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर ये गेट्स मौजूद हैं, इसको हम पॉइंट वाइज ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट वाइज मल्टीप्लाइंग द आउटपुट एंड द न्यू सेल स्टेट गिव अस द न्यू हिडन स्टेट। जो भी पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगी या जो भी कैलकुलेशन वहां पर रिक्वायर्ड है और वो होगी, उसके बाद जो हमारे पास एक नई वैल्यू आएगी हम उसे न्यू स्टेट या फिर न्यू हिडन स्टेट कहेंगे, और आने वाले नए हिडन स्टेट के लिए वो उसका क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है जिसको हम GRU ग्रू, जिसका मतलब गेटेड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। गेटेड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली LSTM का एक मॉडर्न व्यू है। इसके अलावा भी डिफरेंट व्यूज मल्टीपल साइंटिस्ट इस पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मल्टीपल वेरिएशन इसकी मौजूद है, जिनमें से एक वेरिएशन बड़ी फेमस है गेटेड रिकरेंट की। और इसमें क्या किया जाता है कि कुछ स्टेट को चेंज किया जाता है, ठीक है। अगर आप इस इमेज पे देखें तो बहुत बेहतर तरीके से बात आपको समझ में आएगी कि सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट मौजूद है ये LSTM को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस LSTM की जो डायग्राम है, जो आर्किटेक्चर है, उसको अगर आप मैच करें तो इसमें हमारे पास LSTM में 3 स्टेट थी, फॉरगेट, इनपुट एंड आउटपुट गेट, जबकि यहां पर जो है वो थोड़ा सा इसको कंप्रेस किया गया है, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद हमने 2 गेट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। एक का नाम है रीसेट गेट और एक का नाम है अपडेट गेट। अपडेट अकॉर्डिंग टू द न्यू इनपुट अपडेट होगा, और रीसेट जहां पर हमें चेंजेस की जरूरत नहीं होगी वहां पर हम रीसेट को इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसके अलावा जो चेंजेस यहां पर मौजूद हैं वो इस फॉरगेट गेट की है, जो कि यहां पर रीसेट गेट के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो भी स्टेट प्रीवियसली आएगी वो इस गेट से गुजरेगी, यानी उसको अलाउ किया जाएगा या नहीं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ योर इनपुट और आउटपुट। उसके बाद ये सिग्मॉइड से गुजरेगी, सिग्मॉइड से गुजरने के बाद फिर एक और सिग्मॉइड है, और उसके बाद यहाँ पर -1 की वैल्यू है जो कि 10H के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, और एट लास्ट जाके ये अपने न्यू स्टेट के साथ मूव हो जाएगी। इसी चीज को यहाँ पर डिफरेंशिएट करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। एट लास्ट मैं आपको एक
इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा जिसके हवाले से आप बड़े बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि LSTM और GRU में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन एट लास्ट तक मैं ना सिर्फ आपको डिफरेंसेस बताऊंगा बल्कि वो आर्टिकल भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को देखा जिसे हम वैनिला रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। उसके बाद हमने LSTM को देखा और उसके बेसिक आर्किटेक्चर को देखा। फिर हमने गेटेड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में देखा उसमें चेंजेस क्या है वो हमने देखा कि सबसे बेसिक चेंजेस गेट्स की क्वांटिटी की है। LSTM में 3 थे, यहाँ पर 2 हो गए और जो आर्किटेक्चर था बेसिक उसको चेंज किया गया अकॉर्डिंग टू द फ्लो। तो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं LSTM में और GRU में यानी गेटेड रिकरेंट यूनिट के अंदर। द की डिफरेंस बिटवीन अ GRU and LSTM is that a GRU has 2 gates as we have discussed already, reset and update, whereas an LSTM has 3 gates namely input, output and forget, जो हम देख चुके हैं। इसके अलावा GRU is train faster and perform better than LSTM on less training data। अगर हमारे पास ट्रेनिंग डेटा लेस है तो हम ये देखते हैं कि LSTM से ज़्यादा बेहतर जो है गेटेड रिकरेंट यूनिट कर रहा होता है इफ़ यू आर डूइंग लैंग्वेज मॉडलिंग। ठीक है, नॉट श्योर अबाउट द अदर टास्क, जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है वो डेटा पर है, यानी जो लैंग्वेज मॉडलिंग है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो ट्रेनिंग डेटा अगर हमारे पास लेस है तो GRU का इस्तेमाल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। GRUs are simpler and thus easier to modify, for example adding new gates in case of additional input to the network, it just less code in general। यानी अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं GRUs के अंदर तो बहुत कम कोड की रिक्वायरमेंट होती है और बड़े आसानी के साथ ये काम हो जाता है। whereas LSTM should in theory remembering long sequence than GRU, काफ़ी लॉन्ग सिक्वेंस की इसमें ज़रूरत होती है GRU के रिस्पेक्ट से, and outperform than in task requiring modeling long distance relation। होपफुली आपको बेसिक डिफरेंस भी क्लियर होगा कि RNN, LSTM और GRU क्या है, इसमें किस तरह के बेसिक डिफरेंसेस हैं। एट लास्ट मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग है koleh.github.io, ये एक आर्टिकल पोस्ट है जिसमें आप ना सिर्फ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क LSTM और GRU के हवाले से बेसिक डायग्राम्स देख सकते हैं, उसके कंटेंट पढ़ सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ आप उसके मैथमेटिक्स को भी समझ सकते हैं जो कि वहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा रिसर्च पेपर है, एक रिसर्च स्पेस ऑडिसी, और इसके अलावा एक और है हमारे पास डीप लर्निंग फॉर सोलर पावर फोरकास्टिंग एंड अप्रोच यूजिंग ऑटो इनकोडर एंड LSTM न्यूरल नेटवर्क। LSTM को तो हम पढ़ चुके हैं, ऑटो इनकोडर को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें बहुत बेहतर तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो तीनों आर्टिकल्स आपको मैं शो करता हूँ। तो इस वक्त मैं उसी आर्टिकल में मौजूद हूँ जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड पे दिखाई, अंडरस्टैंडिंग LSTM नेटवर्क, और आप बहुत बेहतर तरीके से, बहुत आसान इंग्लिश है, बड़े आसानी के साथ आप ये तमाम चीज़ें समझ सकते हैं। कोई चीज़ समझ में इसमें ना आए आप कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछो, मैं कोशिश करूँगा आपको बर वक्त बताऊँ। इसके अलावा जो रिसर्च पेपर थे इसके लिए आप SCI हब पर आएंगे। ठीक है, आप गूगल कर ले सकते हैं SCI हब, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप आसानी के साथ कोई भी रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर मैंने लिखकर एंटर प्रेस किया, जैसे ये आता है मैं आपको शो करता हूँ। सो ये वही पेपर है जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड पे दिखाई है। जिस तरह से आप ये पेपर यहाँ से आकर पढ़ के ना सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह जो हमारा सेकंड टाइटल था डीप लर्निंग फॉर सोलर पावर फोरकास्टिंग, आप इसे भी यहाँ पर सर्च करके रीड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फहद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए से सर्च करके आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं और इसके प्लेलिस्ट पे जाने के बाद तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो कि डीप लर्निंग या फिर मशीन लर्निंग और इसके अलावा मल्टीपल डिसिप्लिन की मौजूद है। ऑल्दो जितना भी कोड या फिर स्लाइड सेशन होता है जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, फहद हुसैन CS के जरिए से आप मुझे सर्च करके मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं, फहद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, फहद हुसैन CS blogspot.com पर, और वहाँ पर तमाम हमारे प्रेजेंटेशन स्लाइड मौजूद है जिसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन पर हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बाय यूजिंग LSTM के प्रैक्टिकल सेशन को स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम 3 इंपॉर्टेंट तरीके देखेंगे, यानी 3 इंपॉर्टेंट डेटा सेट को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होता है और वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है अपने आप को बाय यूजिंग LSTM, किन किन के साथ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ या फिर कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।